गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली पुलिस ने दी सूचना, किसान दिल्ली में आएंगे लेकिन गणतंत्र दिवस परेड में बाधा नहीं आने देंगे। जी हाँ दोस्तों, किसान गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आ सकते हैं लेकिन गणतंत्र दिवस परेड को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। रैली पूरी तरीके से शांतिपूर्ण होगी। ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के भी इनपुट मिले हैं। दोस्तों किसान रैली को डिस्टर्ब करने के लिए 308 पाकिस्तान से ट्विटर हैंडल मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने आज यह बात कही है। दोस्तों दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा है कि पुलिस ट्रैक्टर रैली के मूवमेंट को सही तरीके से गाइड करेगी। यह पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। तमाम जरूरी इंतजाम में सब लगे हैं। मेडिकल या कोई हादसा हो जाए तो उससे निपटने के इंतजाम हो रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान 26 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं। किसानों के इस कदम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें पुलिस खुद फैसला ले कि उसे क्या करना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 100 किलोमीटर लंबा होगा किसानों का ट्रैक्टर मार्च, सुबह 10 बजे शुरू होगा। जी हां दोस्तों, किसानों के समूह ने दावा किया है कि उन्हें गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के हजारों किसान नवंबर के अंत से सिंधु, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे पिछले साल सितंबर में संसद द्वारा पारित 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों इस रैली के दौरान राष्ट्रीय ध्वज और किसान संगठनों के झंडे ट्रैक्टर पर लगाए जाएंगे। कौन सा नारा लगाना है और कौन सा नहीं, इसके बारे में अभी तक फाइनल रूपरेखा तैयार नहीं हुई है। दोस्तों डॉक्टर और मैकेनिक और लंगर कहां-कहां उपलब्ध होगा, ये पूरा सिस्टम मार्च के दौरान एक्टिव होगा। किसान संगठनों के वॉलंटियर्स पूरे मार्च का संचालन करेंगे। वहीं दोस्तों सिंधु बॉर्डर पर किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को सुबह 10 बजे शुरू होगा। ट्रैक्टर रैली संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, बाउना, बादली, कुतुबगढ़ होते हुए एमपी से घूमकर वापस सिंधु बॉर्डर आएगी। किसान लीडर परेड में आगे अलग गाड़ियों में रहेंगे। झांकियों की गाड़ियां ट्रैक्टर मार्च में बीच में चलेंगी। पूरा रूट करीब 100 किलोमीटर का होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में वैक्सीन लगवाने के बाद महिला स्वास्थ्य कर्मी की मौत। 19 जनवरी को हुआ था टीकाकरण। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में एक महिला हेल्थ वर्कर की इस महामारी की वैक्सीन लेने के बाद मौत हो गई है। महिला स्वास्थ्य कर्मी ने 19 जनवरी को इस महामारी की वैक्सीन ली थी। दोस्तों जिला एडवर्ड इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी इस मामले की जांच कर रही है और अपनी रिपोर्ट EFI कमेटी को भेजेगी। तेलंगाना के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर ने इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले दोस्तों तेलंगाना के निर्मल जिले के कुठाड़ा सरकारी अस्पताल में इस महामारी वैक्सीन लगवाने वाले विट्ठल नाम के शख्स का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। विट्ठल ने भी 19 जनवरी को 11 बजे इस महामारी की वैक्सीन ली थी। वो सरकारी अस्पताल में ड्राइवर के तौर पर काम करते थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बर्ड फ्लू, 12 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू, पोल्ट्री फार्मों में एवियन इन्फ्लुएंजा की हुई पुष्टि। जी हां दोस्तों, भारत में बर्ड फ्लू तेजी से पैर पसार रहा है। केंद्र सरकार ने रविवार को 9 राज्य केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब में पोल्ट्री पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। इसके साथ ही अब 12 से ज्यादा राज्य मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब में कौवे, प्रवासी और जंगली पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में बताया गया है। दोस्तों मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उन सभी स्थानों पर निगरानी का काम जारी है जहां कौवे, प्रवासी पक्षी और जंगली पक्षियों में संक्रमण का पता चला है। वहीं दोस्तों बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए भारतीय फूड कॉर्पोरेशन ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार पोल्ट्री में प्रकोप वाले क्षेत्रों से लाए गए मांस, अंडों को कच्चा या फिर आंशिक रूप से पकाया नहीं जाना चाहिए। लोगों को आधे उबले अंडे और अधपके चिकन नहीं खाने चाहिए। उन्हें कच्चे मांस को खुले में नहीं रखना चाहिए और कच्चे मांस के साथ सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा लोगों को संक्रमित क्षेत्रों में पक्षियों के साथ सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। नंगे हाथों से मृत पक्षियों को छूने से बचें और कच्चे चिकन को लेते समय मास्क और दस्ताने का उपयोग करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
पेट्रोल पंपों पर किसानों को डीजल न देने की मिली शिकायत, बवाल मचा तो पुलिस ने मानी गलती। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत तो दे दी। इसी बीच गाजियाबाद, आगरा, मुरादाबाद से आने वाले किसानों ने शिकायत की कि कुछ पेट्रोल पंप डीजल नहीं दे रहे हैं। इस शिकायत पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया। राकेश टिकैत ने कहा कि पेट्रोल पंप पर ऐसी समस्या बनी रहती है तो हम हाईवे जाम करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पेट्रोल पंप पर डीजल ना देने का मामला यूपी के गाजीपुर से आया था। यह आदेश शुहुल व सैयदपुर थाने की तरफ से जारी किया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर नोटिस वायरल होने के बाद पुलिस को खूब किरकिरी हुई। बाद में सफाई देते हुए पुलिस ने अपनी गलती मानी और कहा कि भूलवश इस प्रकार की नोटिस दी गई है, इसकी जांच भी होगी। गाजीपुर पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा गया है कि इस प्रकार का कोई आदेश गाजीपुर में नहीं दिया गया है। थाना सुहुल द्वारा भूलवश इस प्रकार का नोटिस दे दिया गया था, जिसे तत्काल वापस ले लिया गया था। इस लापरवाही के लिए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को नोटिस के संबंध में जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हरिद्वार कुंभ में जाने के लिए RT-PCR जांच अनिवार्य, 72 घंटे पहले होनी चाहिए रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, हरिद्वार में 27 फरवरी से शुरू हो रहे कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को RC-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। यह रिपोर्ट आने से पहले के 72 घंटों की अवधि के बीच ही होनी चाहिए। रिपोर्ट न लाने वाले श्रद्धालुओं को कुंभ क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने कुंभ के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसमें केंद्र ने उत्तराखंड सरकार को कुंभ के आयोजन के संबंध में सभी प्रदेशों में व्यापक प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कुंभ की अवधि कम करने पर भी विचार करने को कहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हरिद्वार में 27 फरवरी से शुरू होकर कुंभ 30 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 4 शाही स्नान और अन्य पर्व स्नान होंगे। कुंभ के दौरान सामान्य दिनों में प्रतिदिन 10 लाख और स्नान पर्व के दिनों में 50 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से इस महामारी संक्रमण का खतरा भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ममता के भतीजे की बीजेपी को चुनौती, कहा यदि आरोप साबित हुए तो लगा लूंगा फांसी। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अपने विरोधी दल भाजपा को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अगर केंद्र परिवार के एक ही सदस्य के राजनीति में आने की अनुमति देने संबंधी एक कानून लेकर आएगा तो वह राजनीति छोड़ देंगे। डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी ने कुलताली विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवार के एक से अधिक सदस्यों के सक्रिय राजनीति में आने से रोकने के लिए एक विधेयक लेकर आते हैं तो अगले ही पल वह राजनीतिक अखाड़े में नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय से लेकर शुवेंदु अधिकारी तक, मुकुल राय से लेकर राजनाथ तक आपके परिवार के अन्य सदस्य हैं जो भाजपा के अहम पदों पर काबिज हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2021, प्रधानमंत्री मोदी ने किया देश की बेटियों को सलाम। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राष्ट्र की बेटियों को सलाम किया और बालिका सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों की प्रशंसा की। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम विभिन्न क्षेत्रों में हमारी देश की बेटी को उनकी उपलब्धियों को सलाम करते हैं। केंद्र सरकार ने कई पहल भी की जो बालिकाओं को सशक्त बनाने पर जोर देती हैं, जिनमें शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य सेवा और लिंग संवेदनशीलता में सुधार शामिल है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम पर नाराज नुसरत ने कहा राम का नाम गले लगा के बोले, गला दबा के नहीं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाषण के दौरान जय श्री राम का नारा लगाए जाने से एक बार फिर खफा हो गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया। बीजेपी इसे महापुरुषों का अपमान बता रही है तो टीएमसी सांसद नुसरत जहां ममता के बचाव में उतर आई। नुसरत जहां ने इस संबंध में एक ट्वीट किया। उन्होंने सरकारी कार्यक्रम के दौरान पॉलिटिकल और धार्मिक नारेबाजी को गलत बताया। दरअसल दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाषण देने वाली थी। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। ममता जैसे ही भाषण शुरू करने के लिए माइक पर पहुंची तभी जय श्री राम के नारे लगाए जाने लगे। इस
जिससे वे बेहद खफा हो गई और भाषण देने से ही इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि सरकारी कार्यक्रम की गरिमा होनी चाहिए। यह सरकारी कार्यक्रम है, यह किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, यह ऑल पार्टी और पब्लिक का प्रोग्राम है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 9,62,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 20,58,000 के पार है। वहीं दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा प्रकोप अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में 2,46,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों उसके बाद में इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत की बात करें तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,06,25,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा 1,53,000 के पार है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 20 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेपाल में सियासी जंग तेज, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उनकी ही पार्टी ने निकाला, अप्रैल में हो सकते हैं नए चुनाव। जी हां दोस्तों, नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अपनी ही पार्टी में फजीहत हो गई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी के विरोधी गुट ने रविवार शाम पार्टी में ओली की सदस्यता खत्म कर दी। हालांकि यह 3 दिन पहले ही तय हो गया था कि ओली के समर्थन में अब गिने चुने नेता बचे हैं और उन्हें किसी भी वक्त पार्टी से निकाला जा सकता है। दोस्तों नेपाल में इस वक्त संसद भंग है और वहां कार्यवाहक सरकार है। विरोधी गुट के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने रविवार शाम न्यूज एजेंसी से कहा कि नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजट 2021 इस बार प्रिंट नहीं हो रहा है बजट, ऐप पर मिलेगी पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, इस महामारी के कहर और लगातार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है, जिस पर बजट पेश होने के बाद बजट का पूरा लेखा जोखा होगा। दोस्तों केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप के जरिए स्मार्टफोन यूजर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बजट की जानकारी ले सकेंगे। आम लोगों तक बजट की पूरी जानकारी पहुंच सके, इस इरादे से केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को तैयार किया गया है। बजट की ये एप्लीकेशंस एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने आर्थिक मामलों के विभाग DEA के नेतृत्व में बनाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में काफी व्यापक बारिश और बर्फबारी हुई। बीते 24 घंटों के दौरान इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा और हिमपात देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हुई है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक घने कोहरे के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। उत्तरी राजस्थान के भी कुछ इलाकों में मध्यम से घना कोहरा देखने को मिला है। वहीं दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में एक बार फिर से हवाओं का रुख बदल गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश और हिमपात की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इसके बाद पहाड़ों पर मौसम साफ हो जाएगा। वहीं दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के सभी भागों में मौसम शुष्क रहने के आसार है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान धुंध और आंशिक बादल के कारण धूप का प्रभाव कम से कम रहेगा। वहीं दोस्तों उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगातार 4 दिन चढ़ने के बाद सोना चांदी लुढ़के, जान लीजिए आज की कीमतें। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार 4 दिन की बढ़ोतरी पर ब्रेक लगा और गिरावट हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 263 रुपए फिसलकर 48,861 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 806 रुपए लुढ़ककर 66,032 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। साथ ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1861 प्रति औंस जबकि चांदी $25.52 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, आम आदमी को पेट्रोल डीजल की कीमतों में नहीं मिली राहत। जी हां दोस्तों, 2 दिन की तेजी के बाद आज पेट्रोल डीजल के दाम में आम जनता को कोई राहत नहीं मिली है। देश की तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के रेट्स में कोई इजाफा नहीं किया तो कोई कमी भी नहीं की है। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बढ़ोतरी से ईंधन के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। दोस्तों मुंबई में पेट्रोल 92 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर पर चला गया है, जबकि राजस्थान में पेट्रोल 97 रुपए को पार कर गया है। वहीं दोस्तों दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 85 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की बात की जाए तो डीजल 75 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों के लिए जरूरी सूचना, अगर नहीं मानी तो 31 मार्च के बाद नहीं कर पाएंगे पैसों का लेन देन। जी हां दोस्तों, देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक PNB में अगर आपका अकाउंट है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने बताया है कि पुराने IFC कोड MICR कोड को बैंक की ओर से बदल दिया गया है। यानी कि दोस्तों 31 मार्च 2021 के बाद से ये कोड काम नहीं करेंगे। अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो उसके लिए आपको बैंक से नया कोड लेना होगा, इसके बाद ही आप लेन देन कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें 1 अप्रैल 2020 को सरकार ने देश के 3 बैंक पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर कर दिया था। इसके बाद से ग्राहकों की चेकबुक IFC कोड और तमाम कोडों में बदलाव हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेजन फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों पर लगा बड़ा आरोप, केट ने कहा तुरंत लिया जाएगा एक्शन। जी हां दोस्तों, इस महामारी काल में लोगों का शॉपिंग करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। इस समय लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर दोस्तों आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए यह खबर बड़े काम की है। दरअसल दोस्तों व्यापारिक संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट ने अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी समेत कई ई-कॉमर्स कंपनियों पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि ये कंपनियां अपनी हट धर्मी के चलते लीगल मेट्रोलॉजी यानी कि पैकेज्ड कमोडिटी कानून 2011 और FSSAI द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें इस कानून में साफ कहा गया है कि ई-कॉमर्स पोर्टल पर अब अनिवार्य रूप से विक्रेता और वस्तु से संबंधित प्रत्येक जानकारी को स्पष्ट रूप से प्रत्येक उत्पाद के साथ लिखना अनिवार्य है, लेकिन ये कंपनियां खुलेआम इन नियमों का उल्लंघन कर रही है। केट ने केंद्र सरकार से इसके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। दोस्तों लीगल मेट्रोलॉजी कानून 2011 के नियम 10 में यह प्रावधान है कि ई कॉमर्स कंपनियों को अपने पोर्टल पर बिकने वाले प्रत्येक उत्पाद पर निर्माता का नाम, पता, मूल देश का नाम, वस्तु का नाम, शुद्ध मात्रा, किस तिथि से पहले उपयोग हो, अधिकतम खुदरा मूल्य, वस्तु का साइज आदि लिखना अनिवार्य होता है। लेकिन यह ऑनलाइन वेबसाइट है इन कानूनों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ा रही हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, सामान की होम डिलीवरी करेगा इंडियन रेलवे। जी हां दोस्तों, भले ही इस महामारी काल में भारतीय रेलवे ने काफी ट्रेनों को बंद कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद अब भी हजारों लोग ट्रेन के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। अब दोस्तों रेलवे ने एक नया फरमान सुनाया है जो कि रेलवे का एक आपके लिए अच्छा कदम भी हो सकता है। दरअसल दोस्तों भारतीय रेलवे यात्रियों के घर से सामान का पिकअप और होम डिलीवरी करने की योजना बना रहा है। योजना लागू होने पर कोई भी यात्री नोडल एजेंसी के ऐप के जरिए या फिर रेलवे की वेबसाइट के माध्यम से अपना सामान बुक करा सकता है। इसके बाद घर से स्टेशन तक सामान ले जाने और लाने का तनाव तो कम होगा ही, साथ ही कूलियों की चिक चिक भी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। कूलियों के बीच में घिरा यात्री बहुत फंसा हुआ महसूस करता है। यात्रियों के इसी दर्द को दूर करने का बीड़ा भारतीय रेलवे ने उठा लिया है। वैसे दोस्तों रेलवे का यह फैसला आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज
सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों भारत में एकमात्र सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत का सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस जगह का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।